नमस्कार दोस्तों, फनिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियरी डीजेनरेट केस। लेकिन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करेक्शन। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये टर्म इसलिए ज़ीरो होता है क्योंकि जो एच नॉट है वो हर्मिशियन है, यानी ये और इसका अडजॉइंट दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अभी हमें पता है कि एच जॉइंट इट एक्ट्स ऑन अ ब्रा, तो इसीलिए ये एच नॉट साई नॉट पे ऐड करेगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि इसका आइगन वैल्यू तो ई नॉट है, तो सिंस इट्स जस्ट एन आइगन वैल्यू, इसे हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं और ये दोनों ऑर्थोनॉर्मल है, जिसके कारण ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर करेक्शन में भी यही लॉजिक अप्लाई होगा एंड दैट वाज द करेक्शन इन एक्सप्लेनेशन। अभी लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, द डीजेनरेट केस। एक क्विक इंट्रोडक्शन। डीजेनरेसी का मतलब होता है जब भी मेरे पास दो या दो से ज़्यादा आइगन स्टेट्स हो जिनका सेम आइगन वैल्यू हो, इन्हीं हम कहते हैं डीजेनरेट स्टेट्स, और इस फिनोमेनन को हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो सपोज करिए अगर हमारे पास साई ए नॉट, साई बी नॉट, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हो जिनका सेम आइगन वैल्यू हो, तो हम इन सभी को डीजेनरेट कहते हैं। अभी सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे साई ए नॉट और साई बी नॉट ऐसे दो आइगन स्टेट्स हैं जिनका सेम आइगन वैल्यू है ई, तब इसे हम कहते हैं टू फोल्ड डीजेनरेसी। तीन स्टेट्स का सेम आइगन वैल्यू रहेगा, उसे हम कहते हैं थ्री फोल्ड डीजेनरेसी। एन स्टेट्स का सेम आइगन वैल्यू रहेगा तो उसे हम कहते हैं एन फोल्ड डीजेनरेसी। अब कंसिडर करो कि मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ विथ दीज टू अनपर्टर्ब्ड डीजेनरेट स्टेट्स, और इसे हम कहते हैं साई। अभी साई का एनर्जी आइगन वैल्यू भी ई रहेगा, ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। बस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसमें एक्ट करने पर हमें आइगन वैल्यू ई मिलता है। अभी शायद आपको सवाल आ रहा होगा कि हम साई को फाई ए नॉट और फाई बी नॉट, जो अनपर्टर्ब्ड डीजेनरेट स्टेट्स है, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में क्यों लिख रहे हैं। इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ये हम थोड़ी देर में जान लेंगे। ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसा सवाल आ रहा होगा कि हम नॉन डीजेनरेट के जो इक्वेशंस हैं उन्हीं को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ढूंढने के लिए। वेल, ये रही नॉन डीजेनरेट के इक्वेशंस, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ई एन नॉट और ई एम नॉट दोनों एक दूसरे के बराबर होने नहीं चाहिए। तो अभी हम डीजेनरेट केस में हैं और ई एन नॉट और ई एम नॉट एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, ये जो पहला इक्वेशन है इस पे तो डिनोमिनेटर में कुछ डीजेनरेसी वाला टर्म्स है ही नहीं, बट स्टिल इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, यानी हमें एक नया थियरी डेवलप करना होगा। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम अपना पर्टर्ब सिस्टम लिख लेते हैं एच नॉट और एच पी के टर्म्स में। एच नॉट इज द नोन हैमिल्टोनियन एंड एच पी इज द पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। पर्टर्बेशन थियरी दो अजम्पशंस पे काम करते हैं, जहां हम आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स दोनों को पावर सीरीज में लिख सकते हैं। अभी इस वीडियो का एजेंडा मैं बता देती हूँ। हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ढूंढना है एनर्जी के। तो चलो, ये जो दो अजम्पशंस है ये हमारे पर्टर्ब हैमिल्टोनियन इक्वेशन में डाल देते हैं। और सिंपली कंपेयर करेंगे लैम्डा के टर्म्स को दोनों साइड्स में, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आइगन वैल्यू ढूंढना है। अब जस्ट एक साइड नोट, हम जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे फाई नॉट ये अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है
फाई नॉट ए और फाई नॉट बी के, और जो मेरा एनर्जी आइगन वैल्यू है इस अनपर्टर्ब स्टेट का वो है ई नॉट। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इनर प्रोडक्ट लेंगे विथ, सिंस हमारे पास दो स्टेट्स है जो कि डीजेनरेट है, फाई नॉट ए और फाई नॉट बी, हम दोनों के साथ एक एक करके इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो शुरू करेंगे फाई ए नॉट से। अब कैलकुलेशन सिंपल है, बेसिकली जो एच नॉट है वो फाई ए नॉट पे काम करेगा एंड E1 और E नॉट दोनों आइगन वैल्यूज है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस के वजह से ये टर्म और ये टर्म दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और अब बस बचा है ये फाई नॉट टर्म्स। फाई नॉट टर्म्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ अल्फ़ा और बीटा को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं और फिर से यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन की वजह से ये आखिर का टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आता है जिसे हम इक्वेशन 1 करके नाम दे देते हैं। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे पर इस बार हम इनर प्रोडक्ट लेंगे फाई बी नॉट के साथ। ये दो टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे एंड फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखने पर हमारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा। अब बस सिंप्लिसिटी के लिए हम ये टर्म को एच पी बी ए बोलेंगे और ये टर्म को एच पी बी बी बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द आइगन स्टेट्स विच वी आर हैविंग इन ब्रा एंड किट। अब जैसे हमें पता है कि हमारा मेन टास्क है E1 को फाइंड आउट करना, दिस इज़ रियली सिंपल। हमें बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे लिखना है। तो बस हम सेकेंड इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे एच पी ए बी से। अब ये जो बीटा एच पी ए बी है ये हम पहले इक्वेशन के मदद से रीराइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फास। अभी पूरे इक्वेशन में से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बाकी हमारे पास ऐसा बचता है। सारे टर्म्स को मैं एक साइड में शिफ्ट कर दूँ एंड रीअरेंज कर दूँ तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। सिंपल, ये टर्म ए है, ये टर्म बी है और ये टर्म सी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्मूला हमें पता है वही इस्तेमाल करके हम E1 को फाइंड आउट करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद करें हमारा एच पी ए बी और एच पी बी ए कुछ इस तरह का दिख रहा था। ध्यान से देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि एच पी ए बी और एच पी बी ए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं और कॉन्जुगेट्स का प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो हम इस टर्म को एब्सोल्यूट मॉड्यूलस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब E1 सिंप्लीफाई हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे एंड दिस टर्म इज बेसिकली अ होल स्क्वायर टर्म। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फॉर अ टू फोल्ड डीजेनरेट केस। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमें मिल रहा है इस डीजेनरेट केस में आफ्टर पर्टर्बेशन, इस पे प्लस माइनस ये एक टर्म है। अगर मैं प्लॉट करूँ एनर्जी वर्सेस लैम्डा का, याद करें जब हम पर्टर्बेशन थ्योरी स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने कहा कि
जो परटर्ब हैमिल्टोनियन है उसको हम लैम्डा इंटू डब्ल्यू ऐसा लिख सकते हैं। डब्ल्यू इज अगेन अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और लैम्डा जो है वो एक काफ़ी छोटा पैरामीटर है जिसको हम 1 से कम कंसिडर करते हैं। अभी के लिए सपोज हम लैम्डा को 0 से 1 तक कंसिडर करते हैं। 1 यानी कि पर्टर्बेशन बहुत ही ज़्यादा है और 0 यानी कि पर्टर्बेशन बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी हम एनर्जी वर्सेस लैम्डा का प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे बेसिकली स्प्लिट हो रहा है इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक है E प्लस, जहाँ पे ये प्लस कंपोनेंट आएगा, और दूसरा है E माइनस। बेसिकली वी आर हैविंग अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड सिमिलरली हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आएंगे जो है psi प्लस और psi माइनस। और अगर मैं इस ग्राफ के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि 0 to 1 के जगह 1 to 0 के डायरेक्शन में जाऊं तब मैं इन psi's को अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो अब फाइंडिंग ये है कि जब हम पर्टर्बेशन लगाते हैं किसी भी डीजेनरेट सिस्टम में, डीजेनरेसी ख़त्म हो जाता है। बेसिकली पर्टर्बेशन ब्रेक्स द डीजेनरेसी या स्प्लिट्स द डीजेनरेसी। अब इस फाइनल सेक्शन में जो आइगन वेक्टर्स है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। जो प्रीवियसली हमने 2 इक्वेशंस लिखे थे, इक्वेशन 1 और 2, उनको मैं दोबारा लिख रही हूँ। अगर मैं ध्यान से देखूँ इन दोनों इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अभी ये देखने पर हमें काफ़ी इजी लग रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डाइग्रेशन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि अल्फ़ा 0 है और बीटा नॉन ज़ीरो है। अल्फ़ा का वैल्यू मैं इक्वेशंस ए और बी में सब्स्टिट्यूट करूँगी। इससे हमें मिलेगा कि एच पी ए बी ये 0 है बिकॉज ऑफकोर्स मैंने बता दिया कि बीटा इज़ नॉन ज़ीरो। अभी इक्वेशन बी में अगर सब्स्टिट्यूट करूँगी, अभी देखिए अगेन एच पी ए बी अगर 0 है तो एच पी बी ए भी 0 है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजॉइंट है। दोनों साइड में से बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। ये इक्वेशन कहीं देखा देखा लग रहा है। ओ, ये तो नॉन डीजेनरेट केस के तरह ही है। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वही हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं अब केस करूँ जहाँ पे बीटा 0 है पर अल्फा नॉन ज़ीरो है, हमें एक सिमिलर फॉर्मेट दिखाई देगा। हमें वापस नॉन डीजेनरेट केस मिलेगा। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? अभी वापस हम अपनी डिस्कशन की ओर जाते हैं। तो जैसा मैंने बता दिया हमें आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं। बेसिकली अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू मैं ढूंढ लूँगी इट विल बी ईजियर फॉर अस टू प्रोसीड फर्दर। शुरू करते हैं इस राइट हैंड साइड के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए एंड सिंस दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है, अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के वजह से हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है। अब दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। और इन केस आप नहीं जानते हो, हम इस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं। पहले ये जो टर्म है मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेसिकली, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं एंड इस डिटर्मिनेंट को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं। ये करने पर हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे। इस केस में हमारा जो आइगन वैल्यू है वो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड देन फाइनली इसे यूज़ करके हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। दिस इज़ द जनरल अप्रोच जिससे हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा कैलकुलेशंस थोड़े इजी करने के लिए लेट अस जस्ट सपोज मेरा एच पी ए बी और एच पी बी ए दोनों 0 है। जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है दोनों 0 है। एंड जस्ट राइटिंग में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस जस्ट सपोज कि एच पी ए ए को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ और एच पी बी बी को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। तो अब जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है वो कुछ इस ढंग का दिखेगा ना। ये जो वेक्टर है ये 0 नहीं हो सकता, तो बाकी बचा है बस ये पार्ट।
अब इस टर्म का डिटर्मिनेंट हम जब भी लेंगे एंड इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, सिंपल जनरल डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस करने पर हमारे पास आता है a माइनस ई वन इंटू बी माइनस ई वन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि E1 के दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, या तो वो A हो सकता है यानी कि HPAA, या फिर वो B हो सकता है HPBB। तो अभी दोनों केसेस में हमें आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं। तो उसके लिए जो आइगन वैल्यू हमें मिला है वो हम प्रीवियस जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो पहले केस से स्टार्ट करते हैं, जब भी मेरा E1 A के बराबर होगा। यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ जस्ट इन केस अगर आपको आइगन वेक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं पता है, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। सो पहले चीज़ जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम रेड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म में लाना होगा। रो एक्लॉन फॉर्म में लाने के लिए कुछ स्टेप्स है या फिर कुछ क्राइटेरिया है जो हमें देखना होगा। पहली चीज़, जो भी रो जहाँ पर ज़ीरो होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है, उसे हम सबसे नीचे रखते हैं। द बॉटम मोस्ट रोज शुड कंटेन ऑल दी ज़ीरोज़। नेक्स्ट, बाकी के जो भी रोज़ है जहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जो किसी भी रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट रहेगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। और जो तीसरा रूल है, अगर मेरे पास दो कॉन्सेक्यूटिव नॉन ज़ीरो रोज़ रहेंगे यानी कि जहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स भी दिखाई देंगे, तो जो ऊपर वाले रो का 1 है यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, वो नीचे वाले फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लेफ्ट में रहना चाहिए। ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, अभी देखिए पहला रूल बताता है कि जो भी रो जिसमें सारे के सारे टर्म ज़ीरो है या फिर मैक्सिमम टर्म ज़ीरो है वो सबसे नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड रो कंटेन्स ऑल द ज़ीरोज़, तो इसे हम स्वाप करते हैं। बेसिकली सेकेंड और थर्ड रो को हम स्वाप कर रहे हैं। तो अब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब जो सेकेंड क्राइटेरिया है कि जो भी रो जहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट शुड ऑलवेज बी 1। अभी हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 3 है और सेकेंड का 2 है। तो अब इन्हें 1 बनाने के लिए हम उसी टर्म को पूरे रो के साथ डिवाइड करेंगे। तो R1 जो रो है फर्स्ट रो, उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे और R2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये करने पर जो फाइनल रेड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म है इस मैट्रिक्स का, वो कुछ इस ढंग का दिखाई देगा। एक और एग्जांपल, सपोज यही मैट्रिक्स है बट सेकेंड रो में 0 की जगह 5 है एज दी फाइनल एलिमेंट, तब सेम प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमें पहले दो मैट्रिक्स को एक्सचेंज करनी है एंड देन फाइनली ये टर्म को 1 करने के लिए हम इस पूरे रो को 5 से डिवाइड करेंगे। So that is the reduced row echelon form for this matrix. Now coming back to the discussion, ये हम देख सकते हैं ये रो एक्लॉन फॉर्म में नहीं है क्योंकि फाइनल रो में 0 नहीं है पर फर्स्ट रो में 0 है। तो चलो इसको स्वैप करते हैं। अभी इस मैट्रिक्स में ये b माइनस a इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हम इस पूरे रो को, पहले रो को b माइनस a से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आता है 0 1 0 0 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है दिस इज़ अ रेड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म और अभी हम इसे यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। इसे हम अल्फ़ा बीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास दो इक्वेशंस आता है, आइदर अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 1 इक्वल टू 0 या फिर अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 इज़ इक्वल टू 0। अब ये पहले इक्वेशंस को देखो, ये पहला इक्वेशन तब 0 रहेगा जब भी मेरा बीटा 0 रहेगा, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा कोई भी पैरामीटर हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली उसके साथ 0 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट अस जस्ट सपोज कि अल्फ़ा एक फ्री पैरामीटर है t, तब अल्फ़ा बीटा ये जो कॉलम वेक्टर है
ये आएगा T0। अब जब हम आइगन वेक्टर्स लिखते हैं उसको बेसिस वेक्टर्स में लिखते हैं, यानी कि जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करते हैं। रिमेंबर, अगर मेरे पास एक आइगन वेक्टर है और उसको मैं किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो स्केलर इनटू आइगन वेक्टर वो भी एक आइगन वेक्टर होता है। t यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्री पैरामीटर या फिर एक स्केलर है, तो इस t को मैं बाहर निकाल सकती हूँ एंड फाइनली मेरे पास बचता है 1 0 इंटू टी। अब ये जो 1 0 है दैट इज द बेसिस आइगन वेक्टर फॉर दिस प्रॉब्लम। दैट वाज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट द आइगन वेक्टर्स। सिमिलर प्रोसीजर हम E1 इक्वल टू बी के केस में भी करेंगे। तो ये जो लास्ट एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस रो एक्लॉन फॉर्म के पहले क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर चुका है, जो लास्ट रो है उसमें 0 है। अब ये जो फर्स्ट रो है इसका पहला एलिमेंट 0 बनाने के लिए इसको हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे और ये रहा रिड्यूस रो एक्लॉन फॉर्म। नाउ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो तब 0 रहेगा जब ये अल्फा 0 होगा, राइट? और बीटा अगेन इट कैन बी एनी पैरामीटर। सो अल्फा बीटा इस केस में आता है 0t। अगेन ये t एक फ्री पैरामीटर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, वेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं और ये रहा हमारे पास दूसरा आइगन वेक्टर 0 1। सो 1 0 और 0 1 दोनों हमारे बेसिस आइगन वेक्टर्स है। सो जस्ट टू रिकैप, हमारे दो आइगन वैल्यूज़ आए थे, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आए थे ए और बी, और दोनों एनर्जी आइगन वैल्यूज़ का करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर हमें मिला। ना वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा थियरम है जो कि एक ट्रिक जैसे आप यूज़ कर सकते हो। सपोज एक ऑपरेटर है ए और ये जो ऑपरेटर है वो दोनों अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियंस के साथ कम्यूट कर रहा है सपोज, और फाई ए नॉट और फाई बी नॉट दोनों ए के आइगन स्टेट भी है, साइमल्टेनियस आइगन स्टेट्स। तब एच पी ए बी और एच पी बी ए दोनों 0 के बराबर है। ये है थियरम, इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल प्रूफ। सो ऑलरेडी दिया है कि ए जो है वो एच नॉट और एच पी के साथ कम्यूट करता है, एंड लेट्स जस्ट से कि जो आइगन वैल्यूज़ है जब भी वो आइगन स्टेट्स पे एक्ट करता है वो ए नॉट और बी नॉट है। कंडीशन यहाँ पे है कि ए नॉट और बी नॉट दोनों 0 के बराबर नहीं है और दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो अब सपोज मैं कम्यूटेशन कंसिडर कर रही हूँ ए और एच पी के बीच का, और इसको मैं पूरा सैंडविच कर रही हूँ फाई ए नॉट और फाई बी नॉट से। अब इसको सॉल्व करते हैं। कम्यूटेशन को हम जस्ट एक्सपांड कर रहे हैं ए एच पी माइनस एच पी ए ऐसा, और इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई मैं कि ये जो ए है वो हर्मिशियन है, ठीक है? यानी अब ये जो ए है वो ब्रा पे भी ऑपरेट कर सकता है और हमें सेम वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू मिलेगा। तो ये जो पहला टर्म है वहाँ पर ये ए ब्रा पे ऑपरेट करेगा और जो दूसरा टर्म है वो केट पे ऑपरेट करेगा। आइगन वैल्यूज़ ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पहले टर्म का है ए नॉट और दूसरे टर्म में हमें बी नॉट मिलता है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ये बी नॉट टर्म को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं एंड दोनों टर्म्स में फाई ए नॉट एच पी फाई बी नॉट ये कॉमन है। सो ये इक्वेशन हमें आता है। ऑल्सो ये जो आइगन वैल्यूज़ है वो रियल है, तो इसी कारण यहाँ पर हमें ए नॉट कॉन्जुगेट नहीं मिला है बल्कि ए नॉट मिला है। अभी ज़रा वापस देखिए, कम्यूटेशन ए और एच पी दोनों का 0 है, तो ये जो हम सैंडविच करके जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं ये भी 0 के बराबर है, राइट? और मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ए नॉट और बी नॉट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। दीज आर डिस्टिंक्ट आइगन स्टेट्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। तो फाइनल में
ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एक ही चॉइस बचता है कि phi a naught HP और phi b naught, this should be equal to 0. But wait a second, ये टर्म तो HPAB है, राइट? तो हेंस जो थियरम हमने पहले लिखा था दैट इज़ बीइंग प्रूव्ड। तो ट्रिक ये है कि जब भी हमें एक डीजेनरेट केस मिलता है और हमें उसका आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यू ढूंढने हैं, हमारा काम है कि बस एक ऐसा ऑपरेटर फाइंड करो जो दोनों हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करे। इससे क्या होता है कि जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारी जो कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंप्लीफाई कर देगा। अब ये ट्रिक हमें क्यों इतना यूज़फुल है? देखिए, ये पूरे इक्वेशन में हमने जिस डीजेनरेसी की बात की है वो था टू फोल्ड डीजेनरेसी, यानी कि केवल दो आइगन स्टेट्स का सेम आइगन वैल्यू है। बट सपोज अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो टू फोल्ड डीजेनरेसी नहीं, हायर ऑर्डर डीजेनरेसी है, सपोज वो 3-4 डीजेनरेसी, 4-4 डीजेनरेसी है, इन केसेस में हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसे कैलकुलेट करना, जो आइगन वैल्यूज है, आइगन वेक्टर्स है, उसे कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल और उतना ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए बस जो थियरम दिया है उसे यूज़ करो एंड देन जो भी है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, अल्फा बीटा का वैल्यू वो सब फाइंड आउट करो। फाइनली जो मेरा आइगन स्टेट है दैट विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अल्फाज एंड बीटाज एंड द अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स। It is as simple as that. Alright guys, so that was the end of the time independent perturbation theory. हमने दोनों नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट केसेस को स्टडी किया है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इफ़ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।